हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट दो चैप्टर देखा, वन इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड अनदर इज मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा मोशन के रिलेटेड। स्पीड बढ़ना, स्पीड कमना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना, काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिकली मोशन को स्टडी किया विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। मोशन के पीछे क्या कॉज है, स्पीड कैसे बढ़ रहा है, स्पीड कैसे कम हो रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उस कॉज के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया, सिर्फ मोशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। एंड दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया। सो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा इन द लास्ट टू चैप्टर। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। मोशन को स्टडी करेंगे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज। ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, कॉज क्या है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे taking into consideration the cause, and this branch of physics जहां पे हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं taking into consideration the cause, that branch of physics is known as dynamics। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाना है या स्पीड को कमाना है या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो उसके पीछे कॉज क्या होगा, वो कैसे किया जा सकता है। सो आंसर इज पुश और पुल। ठीक है, आप पुश अप्लाई करके या पुल अप्लाई करके आप स्पीड को बढ़ा सकते हो या कमा सकते हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करवा सकते हो। एंड दैट पुश और पुल इज बेसिकली फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में हम लोग फोर्स को लेके ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी दैट इज अ पुश और ए पुल। ठीक है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज the state of rest or of uniform motion। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे ला सकता है या मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करवा सकता है। एक ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज करवा दिया तब भी यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करवाया, अगर स्पीड बढ़ाया तब भी यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करवाया, अगर स्पीड कमाया तब भी यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करवाया। ठीक है, तो बेसिकली अ फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और अच्छी तरह से देख लेते हैं। सो हम लोगों ने लिखा इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट सुन के तो अभी आपको पता है ना, रिजल्टेंट एक ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि एक ही फोर्स एट ए टाइम एग्जर्ट करे। एक ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम एक ही फोर्स एग्जर्ट हो, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट। पता है ना रिजल्टेंट का मतलब हम लोगों को, वेक्टर्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में।
वेक्टर्स का नॉलेज हम लोग को मतलब स्ट्रांग रहना चाहिए हम लोग का, ठीक है। तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स मतलब दो या दो से ज्यादा फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या हो सकता है? चेंज इन स्पीड ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, मेकिंग इट टू मूव फास्टर और स्लोअर, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कमा सकता है, ठीक है, कौन? रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड में कोई चेंजेस ना लाके, स्पीड में कोई चेंजेस ना लाके सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है, कौन? फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, यस, स्पीड भी चेंज करेगा एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करेगा, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और एक पॉइंट जो लिखा रहता है किसी किसी बुक में, अ रिजल्टेंट फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोग को पता है कि एक ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी एक रिजल्टेंट फोर्स चेंज कर सकता है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, समझ में आया यहां तक? स्टूडेंट्स, एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था एरिस्टोटल, उनको ये लगा था, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली, उनको ये लगा था कि एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट है। मतलब एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है, एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग, फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को अगर मैं ऐसे धक्का देता हूं तो वो थोड़ा मूव करता है, उसके बाद उसका स्पीड कम हो जाता है और वो रेस्ट पे आ जाता है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टॉय कार, ठीक है, एक खिलौना वाला कार है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया कि इसको अगर आप थोड़ा धक्का देंगे तो ये मूव तो करेगा लेकिन उसका स्पीड कम होता रहता है और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो उनको लगा, एरिस्टोटल को लगा कि एक ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहना पसंद करता है, इसीलिए अगर उसको मोशन पे लाया भी जाता है वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाता है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मोशन पे मेंटेन करना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये मोशन पे रहे, तो आपको एक एक्सटर्नली मतलब बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल force is required to keep a body moving with uniform velocity। एक ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहे, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि ये टॉय कार इस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहे, तो आपको हमेशा फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात गलत है। एरिस्टोटल के ये बात बोलने के लगभग हजारों साल बाद गैलीलियो ने बोला कि ये बात गलत है। एरिस्टोटल ने जो बोला ये बात गलत है, ठीक है। ये जो मतलब रीजनिंग दिया है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटल ने, जो शायद आपको भी लग रहा होगा कि सही तो है, सही तो बोला, हाँ, एक ऑब्जेक्ट रुक जाता है, हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है और उसको चलाए रखने के लिए फोर्स देना पड़ता है, सही तो बोला एरिस्टोटल ने। लेकिन लगभग एरिस्टोटल के बोलने के लगभग
हजारों साल बाद गैलीलियो ने बोला कि ये बात गलत है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया फैलासी। फैलासी का मतलब होता है फॉल्टी रीजनिंग, मतलब जो आपने रीजनिंग दिया वो सही नहीं है, जो एरिस्टोटल ने रीजनिंग दिया वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहे, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहे वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन पे रहे वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा, उस पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर बात तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी रेस्ट वाला तो ठीक लग रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन वाला तो सही नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन पे अगर है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, जो कि सही है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे और एक एक्सटर्नल फोर्स है जो एरिस्टोटल को नहीं दिखा, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स which is again external force only, ठीक है। बॉडी के बाहर अगर कोई फोर्स है, बॉडी के बाहर से अगर कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, बॉडी के बाहर से अगर कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, एक कार को अगर हम लोग धक्का देते हैं, एक कार को अगर हम लोग धक्का देते हैं वो खुद ब खुद रेस्ट पे आता है क्या? नहीं, वो खुद ब खुद रेस्ट पे नहीं आता है, उस पे एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स वो रेस्ट पे आता है। अगर वो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स ना रहे तो ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। सो एरिस्टोटल को जो दिखा कि हम लोग तो बाहर से फोर्स अप्लाई करते रहते हैं तब जाके ये मोशन पे रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फोर्स हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं? टू काउंटर, टू ओवरकम फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन इसको स्लो करता है, फ्रिक्शन इसके मोशन को स्लो करता है, इसके स्पीड को स्लो करता है, एंड टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन वी आर अगेन अप्लाइंग अनदर एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? तो वो फ्रिक्शन एरिस्टोटल को दिखा नहीं जो गैलीलियो को दिखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, गैलीलियो ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। अगेन एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन ऑल्सो तब भी the object will move, the object will keep moving along the same straight line with constant speed। या आप बोल सकते हो वो ऑब्जेक्ट अपना यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को हमेशा मेंटेन करेगा if there is no external force, if there is no external force। अगर आप इस कार को, मान लीजिए एक कार इधर मूव कर रहा है with 5 km/h speed, this is a toy car and this car is moving along this direction with 5 km/h speed, and there is no friction, no external force, nothing, then obviously this car will always keep moving along the same straight line with same speed, ठीक है। तो जो एरिस्टोटल ने बोला उसका ठीक उल्टा बोला कौन? गैलीलियो ने, with proper explanation, ठीक है। और गैलीलियो ने जो बोला उसी को एक लॉ में लिख के दिया
That law is known as law of inertia. So students, physicist गैलीलियो ने अपने लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला वो देख लेते हैं. A body moving with a certain speed along a straight path will continue to move with same speed along the same straight path in the absence of external force. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है और जिस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से और सेम स्ट्रेट लाइन पे हमेशा मूव करता रहेगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे एग्जर्ट ना करे, या कोई इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया का मतलब क्या है. इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी. मटेरियल बॉडी मतलब यहां पे कोई भी बॉडी जिसका मास है, जिसका मास है. द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. Students, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. कोई भी मटेरियल बॉडी, हर एक का सेम प्रॉपर्टी है इनर्शिया. इसका मतलब क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक बॉडी अगर वो रेस्ट पे है, वो खुद ब खुद अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. सिमिलरली एक बॉडी अगर मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो खुद ब खुद अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, और एक बार पढ़ते हैं. The property of a material body by virtue of which, inertia एक प्रॉपर्टी है जो हर एक मटेरियल बॉडी का होता है, हर एक बॉडी का होता है जिसका मास है. The property of a material body by virtue of which it cannot change by itself, it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. Is called inertia. और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बॉडी सिर्फ अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. इसके साथ साथ अगर इस बॉडी पे एक एक्सटर्नली फोर्स एग्जर्ट हो, अगर इस बॉडी पे एक एक्सटर्नली फोर्स एग्जर्ट हो, तो ये कोशिश भी करता है कि जो भी स्टेट था उसका पहले, वो स्टेट मेंटेन रहे. मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट पे है और उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होता है, तो वो बॉडी कोशिश करता है कि वो रेस्ट पे ही रहे. एक बॉडी अगर मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और उस बॉडी पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होता है, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होने के बावजूद ये कोशिश करता है कि वो मोशन पे रहे, यूनिफॉर्म मोशन पे रहे अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. हम लोग अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया बेसिकली यहां पे जो बोला उसी को हम लोग ब्रेक करके बोलेंगे. सो नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ब खुद तो अपना स्टेट चेंज ही नहीं कर सकता, खुद ब खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैंने मार्कर लिया, अच्छा ये वाला ले लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक मार्कर लिया और यहां पे रखा हुआ है. सो ये मार्कर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है. क्या खुद ब खुद वो मूव कर सकता है? आंसर इज नो.
नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाऊं तब भी ये कोशिश करता है कि जो उसका स्टेट है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको वो मेंटेन करे। एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं। नाउ इट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने इस बुक को खींच लिया, फिर भी वो यहीं पे रहने का कोशिश किया जहां पे था। ठीक है, मैंने बुक को खींचा, लेकिन वो मार्कर पहले यहां पे था और अभी भी कोशिश कर रहा है कि यहां पे रहे, इसीलिए तो यहीं पे रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था और वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करे। ठीक है ना? इसके रिलेटेड और बहुत एग्जांपल्स दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक पे बैठे हो, ठीक है, आपका भाई बाइक राइड करेगा, आप पीछे बैठे हो, ठीक है, और अचानक आपके भाई ने एक्सीलरेट कर दिया, अचानक बाइक चलाया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर मैं तो भी पीछे गिरूंगा। बेसिकली आप पीछे नहीं गिर रहे हो, आप जहां पे थे उसी जगह पे रहने का कोशिश कर रहे हो, उसी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बाइक आगे चला गया, आप पीछे नहीं गिर रहे हो, आप बेसिकली वहीं पे रहने का कोशिश कर रहे हो। होता है ना ऐसा, बस में भी होता है, कार में भी होता है। अचानक एक्सीलरेट करता है, रेस्ट से अचानक एक्सीलरेट करता है, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं क्या? हम लोग पीछे जाते हैं क्या? कार के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो लगता है कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बेसिकली जिस स्टेट पे थे उसी स्टेट पे रहने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद ब खुद अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, एंड सेकेंड पॉइंट इज, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो भी, वो कोशिश करता है कि अपने स्टेट को मेंटेन करे, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे। नेक्स्ट, देयर इज inertia of uniform motion along a straight line. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद ब खुद अपना स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर उस पर कोई फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई एग्जर्ट हो, तब भी ये कोशिश करता है कि चेंज ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एक कार पे जा रहे हो, अगर आप एक कार पे बैठ के जा रहे हो और कार का स्पीड है, मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आप कार पे बैठ के जा रहे हो, कार का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप कार का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपका स्पीड कितना है? तो आप तो कार के अंदर हो, तो आपका भी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आपका भी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। भी अचानक अगर कार के सामने कुछ आ जाता है और ड्राइवर कस के ब्रेक लगाता है, तो क्या होगा? क्या होगा? उसी वक्त आप रेस्ट पे आ जाओगे क्या? आंसर इज नो। आपका ये प्रॉपर्टी, आपका इनर्शिया प्रॉपर्टी ये बोलेगा कि मुझे तो आगे की ओर जाना ही पड़ेगा, मुझे तो अपना स्टेट को मेंटेन करना है। इतना देर में इस डायरेक्शन पे जा रहा था,
विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अभी भी मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, बिकॉज ऑफ विच कार का ड्राइवर, कार का बाकी पैसेंजर्स सब आगे की ओर मूव करेगा विथ 80 किलोमीटर पर आवर, और आगे की ओर मूव करेगा नहीं, कर रहा है ऑलरेडी, कर रहा है ऑलरेडी। कार आगे जा रहा है विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, आप भी कार के साथ आगे जा रहे हो विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो कार जैसे अचानक कार पे कस के ब्रेक लगा तो आप अभी भी आगे जा रहे हो विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? ऐसा तो होता ही है कि नहीं? इतना कस के ब्रेक ना लगाए तब भी ब्रेक तो लगाता है बस में, तब हम लोग थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं। तो बेसिकली आगे की ओर नहीं झुक रहे, जिस स्टेट पे थे उसी स्टेट को मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड नॉट ओनली मेंटेनिंग द स्पीड, नॉट ओनली मेंटेनिंग द स्पीड, हम लोग सिर्फ मतलब मटेरियल बॉडी सिर्फ स्पीड को मेंटेन करता है या स्पीड को मेंटेन करने का कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। इवन डायरेक्शन ऑल्सो। यहां पे देखिए डायरेक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बस इधर जा रहा है, ठीक है, इस ओर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो आप भी किस ओर जा रहे हो? इस ओर जा रहे हो। अचानक बस ने एक शार्प टर्न ले लिया, ठीक है, बस ने इधर एक शार्प टर्न ले लिया, तो आप किस ओर जाओगे? अभी भी इस ओर, क्योंकि इतना देर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस ओर था, तो इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोलेगा अब भी आपको इस ओर ही जाना है। तो अभी इस ओर जाते वक्त आप इस ओर जा नहीं पाते हो, लेकिन कोशिश तो करते रहते हो इस ओर जाने का। होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? ऐसा इस ओर क्या है? बेसिकली विंडो है, ऐसा अचानक शार्प टर्न ले लेता है तो आप विंडो के साथ जाके लग जाते हो, यस और नो? है कि नहीं? बहुत ज्यादा शार्प टर्न ले लेगा तो विंडो तोड़ के आप निकल जाओगे इस डायरेक्शन में, टू मेंटेन इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? बस ऐसे जा रहा था, अचानक इधर टर्न ले लिया, तो आप तो इतना देर इधर जा रहे थे, अभी भी कोशिश करोगे कि इधर ही जाना है। ठीक है? और भी बहुत एग्जांपल्स दिया जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एक चलता हुआ बस, ठीक है, एक चलता हुआ बस से अगर आप जंप कर देते हो, बहुत लोग ऐसे करता है, जल्दी उतर जाना है, बस रुकने से पहले ही उतर जाता है। तो बस अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, बस ऐसे जा रहा था और पैसेंजर उस पे था, ऐसे पैसेंजर ने जंप कर दिया, ऐसे दिखाता हूं, इधर से क्लियरली दिखेगा, बस ऐसे जा रहा था और पैसेंजर ने जंप कर दिया, तो पैसेंजर जंप करने से क्या हुआ? अभी रेस्ट पे आके खड़ा हो जाएगा क्या? इतना देर बस के साथ इधर जा रहा था, अभी जंप करेगा तब भी तो ये मोशन, ये वाला मोशन मेंटेन करने का कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे, या शायद आपके साथ भी हुआ होगा, चलता हुआ बस से अगर कोई जंप करता है तो जंप करने के बाद उसको दौड़ना पड़ता है, जिस ओर बस जा रहा होता है उस ओर दौड़ना पड़ता है। ठीक है? और अगर आप नीचे गिर भी जाओगे तब भी आप घसीट घसीट के थोड़ा डिस्टेंस जाओगे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बॉडी जो भी स्टेट पे है उसी स्टेट को मेंटेन करने का कोशिश करता है। दैट स्टेट कैन बी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एंड यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पे बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को मेंटेन करने का कोशिश करता है। ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के स्टेट को तो चेंज ही नहीं कर सकता, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो भी तब भी कोशिश करता है कि चेंज ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट्स, क्या हर एक बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। ये एक फुटबॉल है, एक नॉर्मल फुटबॉल है, ठीक है, एंड ये एक सेम साइज का
एक स्टोन है, ठीक है, सेम साइज का एक स्टोन है। नेक्स्ट आपको जाके इस फुटबॉल को किक करना है और सेम फोर्स के साथ स्टोन को भी किक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप स्टोन को तो किक नहीं करोगे, और अगर कर भी दिया तो आपको पता चलेगा कि फुटबॉल एंड स्टोन फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कौन से स्टेट में है स्टूडेंट्स? स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टूडेंट्स जिस स्टेट पे है उसी स्टेट पे रहने का कोशिश करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई फोर्स नहीं है तब तो ये दोनों जो स्टेट ऑफ रेस्ट पे उसी स्टेट पे रहेगा। नेक्स्ट इज अगर आप फुटबॉल को जाके किक करोगे और स्टोन को जाके भी सेम फोर्स के साथ किक करोगे तो कौन ज्यादा अपोज करेगा, कौन ज्यादा कोशिश करेगा कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करे? फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन कौन ज्यादा कोशिश करेगा, कौन कम मूव करेगा? आंसर इज स्टोन, आंसर इज स्टोन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, फुटबॉल और स्टोन में से यहां पे सेम साइज का फुटबॉल और स्टोन में से किसका इनर्शिया ज्यादा है? तो आप बोलोगे स्टोन का, आप बोलोगे स्टोन का, क्योंकि कौन ज्यादा ट्राई करेगा, कौन ज्यादा कोशिश करेगा कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करे? आंसर इज स्टोन। सिमिलरली आपकी ओर अगर मैं सेम फुटबॉल को लेता और आपकी ओर ऐसे थ्रो करता हूं, ठीक है, एंड सेम स्टोन को लेता हूं और आपकी ओर ऐसे थ्रो करता हूं, किसको रोकना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा? ठीक है, मैंने फुटबॉल लिया, आपकी ओर थ्रो किया, स्टोन को लिया, आपकी ओर थ्रो किया, जब आप तक रीच हुआ, जब आप तक फुटबॉल या स्टोन रीच हुआ, मान लेते हैं फुटबॉल का वेलोसिटी या स्टोन का वेलोसिटी सेम है, ठीक है, सो बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन। तो आपके लिए किसको रोकना, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाना, किसके केस में, इन दोनों में से किसके कौन से केस में आपको मतलब ज्यादा इजी होगा आपके लिए? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाना, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको पकड़ लेना है, आपको रेस्ट पे लाना है, आपको रेस्ट पे लाना है दोनों को, ठीक है, आपको कैच करना है, कौन सा वाला केस इजी होगा? ऑब्वियसली फुटबॉल। या अगर मैं बोलूं कि दोनों में से कौन ज्यादा कोशिश करेगा कि अपने मोशन को मेंटेन करे, अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करे? आंसर इज स्टोन। स्टोन चाहेगा कि आपको लेके चला जाए उस ओर, हाँ या ना? तो स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे या इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, किसका ज्यादा है? स्टोन का। अगर वो रेस्ट पे है, इसका बात कर रहा हूं, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाना ज्यादा मुश्किल है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे लाना भी ज्यादा मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स दिस स्टोन हैज ग्रेटर इनर्शिया इन कंपैरिजन विद दिस फुटबॉल। तो स्टोन का क्या ज्यादा है? सो आंसर इज मास, आंसर इज मास। तो स्टूडेंट्स मास ऑफ ए बॉडी is basically the measure of inertia, ठीक है, ठीक है। तो how is the inertia of a body measured? आप एक बॉडी का inertia कैसे मेजर करोगे? by measuring its mass, ठीक है। अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है मतलब उसका inertia ज्यादा है, वो ज्यादा कोशिश करेगा कि अपने स्टेट को मेंटेन करे, ठीक है, समझ में आया? तो विच फिजिकल क्वांटिटी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? स्टूडेंट्स आंसर इज मास।
मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आफ्टर गैलीलियो, ग्रेट फिजिसिस्ट न्यूटन, उन्होंने भी अपने आसपास का ऑब्जेक्ट्स का मोशन को स्टडी किया। ठीक है, और गैलीलियो ने जो बात रखा उस पे भी उसको लेके भी स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 3 लॉ लिखा। ठीक है, मोशन के ऊपर 3 लॉ लिखा, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, 3 लॉज। आज हम लोग पहला वाला देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. हर एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे कंटिन्यू करता है। अगर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इस स्टेट को मतलब कंटिन्यू करता है। तब तक कंटिन्यू करता है जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो, उस पे एक एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई ना हो और उसको कंपेल किया जाए टू चेंज द स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तो वो हमेशा रेस्ट पे होता है जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होके उसको कंपेल ना करे कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड। तब तक यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल ना करे कि उसका स्टेट को चेंज करने के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग और थोड़ा एग्जांपल्स ले लेते हैं इनर्शिया के ऊपर और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये एक ब्रांच ऑफ ट्री है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें लीव्स भी रहेगा। ठीक है, और इसमें एक फ्रूट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि पेड़ को पकड़ के, अगर पेड़ मतलब बहुत मोटा अगर नहीं है, बहुत थिक अगर नहीं है, तो अगर हम लोग उसको शेक करते हैं तो उसका फ्रूट जो है वो गिर जाता है। हाँ या ना? आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया होगा, है कि नहीं? जैसे ही हम लोग शेक करेंगे ऐसे, उसका फ्रूट है जो वो गिर जाता है, या कुछ कुछ पत्ता भी गिरता है। यस और नो? तो वो क्यों गिरता है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब शेक किया, कॉन्सेंट्रेट, आपने जब शेक किया, यहां का जो ब्रांचेस है वो राइट की ओर मूव किया। आपने जब शेक किया, यहां का जो ब्रांचेस है वो राइट की ओर मूव किया। ठीक है, लेकिन ये फ्रूट जहां पे था, जिस स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, उसी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने का कोशिश किया। आपने तो शेक किया, और जब शेक किया, मान लेते हैं कि ये जो ब्रांचेस है वो राइट की ओर मूव किया। ठीक है, अचानक राइट की ओर मूव किया। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रूट है वो तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहने का कोशिश किया, इस पोजीशन ऑफ रेस्ट पे रहने का कोशिश किया, इस स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहने का कोशिश किया, और इस कोशिश के चक्कर में क्या हुआ, यहां से ब्रांच छूट गया और राइट की ओर चला गया, और ये फ्रूट यहां पे रह गया और यहां से छूट गया। तो बेसिकली अभी क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा। तो माय क्वेश्चन इज, ये जो यहां से छूटा, क्यों छूटा? सो आंसर इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो फ्रूट
इस ब्रांच से छूटा, क्यों छूटा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैट्रेस को आप बाहर लेके जाते हो, बाहर मतलब बैल्कोनी में या बाउंड्री के अंदर ही, बाहर मतलब रोड में नहीं, आप बाहर में लेके जाते हो और उसको टांग देते हो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैट्रेस, ठीक है, और उसको जाके आप स्टिक से खूब मारते हो, है कि नहीं? मैट्रेस को जाके स्टिक से आप खूब मारते हो, उससे क्या होता है? उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलता है। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनना है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैट्रेस, तो मैट्रेस को मैंने ऐसे रखा, इसलिए आपको एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं दिस इज अ डस्ट पार्टिकल, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे दिया मैंने डस्ट पार्टिकल, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। वैसे इतना बड़ा तो डस्ट पार्टिकल होता नहीं है। सो दिस इज योर मैट्रेस, दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर मैट्रेस जो आपने हैंग किया हुआ है, और दिस रेड कलर का डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ डस्ट पार्टिकल। तो आपने जैसे अचानक, ध्यान से सुनना है, जैसे अचानक अपने इस डस्ट पार्टिकल को बिट किया, बेसिकली आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, इस डस्ट पार्टिकल पे नहीं, सॉरी, इस मैट्रेस पे। अभी डस्ट पार्टिकल को ढूंढ के कैसे हम लोग स्टिक से मारेंगे? ना बड़ा बड़ा डस्ट पार्टिकल होता है क्या? तो बेसिकली हम लोग जब स्टिक से इस मैट्रेस को हिट किया, बिट किया, तो क्या होगा? ये मैट्रेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? ये मैट्रेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डस्ट पार्टिकल तो यहाँ पे था और वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे रह गया। तो मैट्रेस तो चला गया इस ओर, लेकिन डस्ट पार्टिकल रह गया यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे रहने के चक्कर में ये तो मैट्रेस से अलग हो गया, और मैट्रेस से जैसे अलग हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे गिर जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये मैंने दो इलास्ट्रेशन दिया आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए और एग्जांपल्स नहीं दूंगा, जितना मैंने दिया वो काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। द नेक्स्ट क्लास हम लोग मोमेंटम क्या है समझेंगे, उसके बाद बाकी लॉज ऑफ मोशन भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।